गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट 25 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। यहाँ पर वर्कशीट में सबसे पहले बेटा आप ऊपर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी वर्कशीट को करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको ये वर्कशीट समझा देती हूँ। आज की वर्कशीट में हमारा विषय है बेटा उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षारक बेटा दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं और इन दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो इन दोनों के बीच परस्पर एक अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। अम्ल जमा क्षारक, ये दोनों मिलकर दो नए पदार्थ बनाते हैं। उनमें से एक पदार्थ का नाम है लवण और दूसरा पदार्थ है जल। जल तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि जल क्या होता है, और लवण ये बेटा एक नया पदार्थ है, नया शब्द है आपके लिए। ये जो लवण है, लवण एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि अम्ल और क्षारकों को मिलाने से बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा की कुछ मात्रा हमेशा मुक्त होती है, यानी जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो लवण और जल तो बनते ही हैं, इसके अलावा ऊष्मा भी बनती है, ऊष्मा भी निकलती है। ऊष्मा का मतलब होता है हीट, गर्मी। तो हीट भी निकलती है और उस हीट को, उस ऊष्मा को आप महसूस भी कर सकते हैं। जब हम ये अभिक्रिया देखते हैं तो हम उस अभिक्रिया में ये भी अनुभव करते हैं कि इस अभिक्रिया में लवण और जल के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही है। आपको यहाँ पर आगे एक उदाहरण दिया हुआ है उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाने के लिए। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान बनने वाला लवण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षारक एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करता है। यानी ये जो लवण बनता है बेटा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षारक आपस में मिलाया जा रहा है। यानी हमेशा जब हम किसी अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो एक ही प्रकार का लवण नहीं बनता है। ये किस बात पर निर्भर करता है, हम किस अम्ल और किस क्षारक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल बेटा दिया हुआ है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। इसको जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, अम्ल है। तो ये दोनों आपको जो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन दोनों के एक इनमें से क्षारक है और दूसरा अम्ल है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो ये दोनों प्रतिक्रिया करते हैं और इन दोनों के मिलने से जो प्रतिक्रिया होगी उसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के दौरान जो है, जब ये अभिक्रिया होती है तो दो पदार्थ आपको, जैसे मैंने ऊपर बताया है, लवण और जल बनते हैं। तो दो पदार्थ बनेंगे। एक तो पदार्थ होगा सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड जो है इस अभिक्रिया का क्या है, लवण है। ये लवण का नाम है और साथ में इसके साथ साथ जल का निर्माण भी होता है। तो इस प्रकार से बच्चों इस अभिक्रिया को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों के मिलने से बना सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है, और साथ में बनता है जल। इसके साथ आपको ब्रैकेट में यहाँ पर नमक लिखा हुआ है बेटा। नमक इसलिए लिखा है क्योंकि नमक जो होता है, जो हम खाते हैं, खाने वाला नमक जो होता है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड नाम का लवण पाया जाता है। आगे आपका यहाँ लिखा है बेटा निर्मित लवण, यानी जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती है तो जो लवण बनता है उसकी प्रकृति अम्लीय भी हो सकती है, वो लवण अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, या उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। अब आगे आपको इसी अभिक्रिया को दिखाने के लिए क्रियाकलाप, यही जो अभिक्रिया आपने अभी अम्ल और क्षारक की एक उदाहरण के रूप में पढ़ी है, ये जो अभिक्रिया आपने पढ़ी है बेटा, इस अभिक्रिया को आपको यहाँ पर क्रियाकलाप के रूप में समझाया गया है। एक परख नली के 1/4 भाग को आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आपने भर लेना है। ये आपके सामने एक परख नली, ये चित्र बना हुआ है इसी क्रियाकलाप के लिए कि एक परख नली, आपने कांच की परख नली लेनी है और इसके 1/4 भाग में आपने अम्ल डालना है। और कौन सा अम्ल आप डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं।
तो उसको भर लेना है हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से 1/4 हिस्से में। उसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो एक रंगहीन विलयन होता है। इसके अंदर हमने फिनोफ्थिलीन सूचक, फिनोफ्थिलीन नाम का एक पदार्थ डालना है। फिनोफ्थिलीन जो है वो एक सूचक के रूप में काम में आता है। सूचक किसे कहते हैं बेटा? सूचक ऐसे पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल करने से हमें ये पता चलता है कि हमारे सामने जो पदार्थ रखा हुआ है वो अम्लीय है या क्षारीय है या उसकी प्रकृति उदासीन है। तो फिनोफ्थिलीन जो होता है वो एक प्रकार का सूचक है। फिनोफ्थिलीन का प्रयोग करते हैं हम ये जानने के लिए कि हमारे पास जो पदार्थ है उसकी प्रकृति क्या है। तो फिनोफ्थिलीन को जब हम किसी अम्लीय विलयन में डालते हैं तो उस अम्लीय विलयन का कोई भी कलर नहीं होता है, अम्लीय विलयन रंगहीन ही रहता है। और फिनोफ्थिलीन को जब हम किसी क्षारीय विलयन में डालते हैं, ये देखिए बेटा, फिनोफ्थिलीन सूचक को बेटा जब हम किसी अम्लीय विलयन में डालेंगे, अम्लीय विलयन में जब हम डालेंगे तो फिनोफ्थिलीन का जो कलर होगा, फिनोफ्थिलीन का अपना कलर क्या होता है? फिनोफ्थिलीन का कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है ये। तो किसी अम्लीय विलयन में जब हम फिनोफ्थिलीन को डालते हैं तो कलर उसका रंगहीन ही रहता है, यानी कोई भी कलर हमें दिखाई नहीं देता है। इसी फिनोफ्थिलीन को अगर हम किसी क्षारीय विलयन में डाल देते हैं तो क्षारीय विलयन में जब हम फिनोफ्थिलीन को डालेंगे तो उसका कलर हो जाता है गुलाबी। कौन सा कलर हमें दिखाई देगा? गुलाबी। और इसी फिनोफ्थिलीन को जब हम किसी उदासीन विलयन में डालेंगे तो उदासीन विलयन में के साथ जो इसका फिनोफ्थिलीन का फिर कलर जो होता है वो क्या हो जाता है? कोई भी कलर नहीं होगा, तब भी हमारा कलर क्या रहेगा? रंगहीन। ठीक है बेटा, तो आपने ये वाली चीज़ याद रखनी है कि फिनोफ्थिलीन का कलर अम्लीय विलयन के साथ रंगहीन आएगा, क्षारीय विलयन के साथ गुलाबी कलर हो जाएगा और उदासीन के साथ भी रंगहीन कलर ही रहेगा। इसके बाद आगे देखते हैं बेटा, हमने जब परख नली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो ले लिया है, 1/4 हिस्से में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया परख नली के 1/4 हिस्से में। फिर उसके बाद हम फिनोफ्थिलीन की कुछ बूंदें उसके अंदर मिलाएंगे। ये देखिए, फिर अम्ल के साथ हमने सूचक जो फिनोफ्थिलीन था उसकी कुछ बूंदें मिलाई तो हमारा कलर इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? ये रंगहीन है, कोई भी कलर नहीं है, क्योंकि हमने अम्ल के साथ फिनोफ्थिलीन को मिलाया है। परख नली को धीरे धीरे हिलाना है। फिनोफ्थिलीन सूचक रंगहीन होता है, ये आपको मैंने अभी बताया, फिनोफ्थिलीन सूचक रंगहीन होता है और अम्ल में मिलाने पर इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि हमारा कलर जो है तब भी कैसा रहेगा? रंगहीन ही रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें क्षारक, और क्षारक कौन सा है इस अभिक्रिया में? हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी ड्रॉपर की सहायता से कुछ बूंदें हम इसके अंदर डालेंगे। तो इसके अंदर जब हम इसकी कुछ बूंदें, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की कुछ बूंदें ड्रॉपर की, एक ड्रॉपर से लेकर उसकी कुछ बूंदें हमने उसमें मिलानी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बूंद बूंद करके मिलाना है। परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को बूंद बूंद करके तब तक डालते रहना है जब तक हल्का गुलाबी कलर ना आ जाए, यानी इसको हम बूंद बूंद करके मिलाते जाएंगे। धीरे धीरे हम कलर देखेंगे इसका जो है हल्का गुलाबी कलर आने लग जाएगा और हमने तब तक इसमें क्षारक मिलाते रहना है जब तक ये गुलाबी कलर आना बंद नहीं हो जाता। और अधिक सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाना बंद कर देंगे। कब बंद करेंगे? जब हमारा गुलाबी कलर आना बंद हो जाएगा। इस स्थिति में परख नली में लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा उदासीन किया जा चुका है। इसका मतलब ये है जब ये विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से जब ये गुलाबी कलर आना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब ये है बेटा सारा का सारा जो हमारा अम्ल था वो क्षारक के साथ अभिक्रिया कर चुका है और विलयन हमारा उदासीन हो चुका है। उदासीन का मतलब ये है कि ना तो हमारा विलयन वो अम्लीय है और ना अब क्षारीय है। अम्ल और क्षारक एक दूसरे का जो असर है उसको, एक दूसरे का जो प्रभाव है उसको खत्म कर चुके हैं। इस प्रकार परख नली में उदासीनीकरण अभिक्रिया पूर्ण हुई। तो इस प्रकार से परख नली में उदासीनीकरण अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है और यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोफ्थिलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। यह बात आपको पहले बताई जा चुकी है। यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करेंगे तो वह परख नली हमें गर्म भी लगेगी, यानी जो परख नली बेटा ऊपर इसको जब ये अभिक्रिया हम करवा रहे हैं तो इसके बाद अगर हम परख नली को यहाँ बाहर से टच करके देखेंगे तो ये परख नली हमें छूने से कैसी लगेगी? गर्म भी लगेगी। इसका मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकल रही है। तो इससे ये पता चलेगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है। यह ऊष्मा परख नली का तापमान बढ़ा देती है। तो इस तरह से बच्चों ये आपकी वर्कशीट है और वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब आइए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि प्रश्न उत्तर हमें क्या पूछे गए हैं इसके अंदर। पहला प्रश्न है बेटा, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया का नाम क्या है। तो यहाँ पर हमने वर्कशीट में अभिक्रिया पढ़ी है। कौन सी अभिक्रिया है बेटा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये इसका फर्स्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये बात सत्य है या असत्य? तो ये बात आप जानते हैं, ये बात क्या है? सत्य है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण कौन सा है? डैश डैश या डैश प्रकृति का हो सकता है। तो निर्मित लवण अभिक्रिया कौन कौन सी प्रकृति का हो सकता है? यहाँ पर आप 3 जगह पे कौन कौन से, ये 3 आपके ब्लैंक हैं, खाली स्थान हैं। इन तीनों ब्लैंक्स में आप कौन सा नाम लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे, पहले वाले खाली स्थान में लिखेंगे अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। तो ये आपका थर्ड वाला जो आपका क्वेश्चन है उसके आंसर में 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ पर आप लोग ये लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि हम उदासीनी अभिक्रिया के दौरान तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करेंगे तो वह गर्म महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है? आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ से इसका आंसर आएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और यह ऊष्मा परख नली का तापमान बढ़ा देती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आप इस वर्कशीट को करके अपनी अपनी टीचर्स के पास भेज देंगे। थैंक यू बेटा।